करंट अफेयर अगस्त 2025, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए जुड़े हैं या प्लेलिस्ट अभी नहीं देखी है, प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए। पॉलिटी एंड गवर्नेंस अगस्त का ऑलरेडी बना दिया गया है। ऑलरेडी 3 साल से वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। करंट अफेयर्स आप सुनिए, स्टैटिक पोर्शन ज्वाइन कीजिए। अभी हमने रिसेंटली अपना साइकोलॉजी का कोर्स भी लॉन्च करा है, तो आप प्लीज़ वो भी ज्वाइन करिए। जो बच्चे भी साइकोलॉजी लेना चाहते हैं, जिनका भी इंटरेस्ट साइकोलॉजी में है, वो ज़रूर इसको आप ज्वाइन करिए। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पहला टॉपिक करने जा रहे हैं अपना फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर के बारे में। अब ये क्यों आया न्यूज़ में, क्या होता है फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर, उसको हम पढ़ने जाते हैं। देखो, हमारे जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने बोला फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर होना चाहिए जब वो फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल उन्होंने जब अटेंड किया। अब अगर हम थोड़ा बिम्स्टेक के बारे में गाइस समझें, तो आप जानते ही हो कि एक रीजनल ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है ना। तो अब ये बेसिकली इसमें ऐसा क्या था, क्या सब कुछ हुआ, बताते हैं। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 7 मेंबर स्टेट का जो कि एडजेसेंट है बे ऑफ बंगाल के, वो सारे इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। चाहे वो आपका ढाका में इसका हेडक्वार्टर्स है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इसके मेंबर्स हैं। ठीक है जी। तो हु फाउंडेड बिम्स्टेक, तो इन्होंने बिम्स्टेक की जो 7 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने बेसिकली अपनी कनेक्टिविटी, ट्रेड और कल्चरल टाइज को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है बिम्स्टेक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस। और अभी जब बिम्स्टेक का फर्स्ट हमारा ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल हुआ, तब वहाँ पर ये बात रखी गई थी कि भाई कुछ भी हो, फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर तो होना ही चाहिए। अब वाई ग्लोबल ऑर्डर इज़ नॉट फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव, बड़ी मज़े की बात है भाई। सवाल उठता है कि क्यों नहीं है अभी तक फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो बोला गया कि अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, यानी जो हमारी P5 कंट्रीज़ हैं, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, UK है, US है, इनका परमानेंट स्टेटस एंड वीटो पावर्स हैं। डिसप्रपोर्शनलिटी ये क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस को, साइडलाइन कर रहे हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स को। ठीक है ना। तो कह रहा है कि क्यों फेयर और रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में। जितने भी हमारे परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK, US, इन्हीं के पास पूरे वर्ल्ड की वीटो पावर, परमानेंट स्टेटस मिला हुआ है, जो अपने हर चीज़ के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और साइडलाइन कर देते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स को, जो कि 10 होते हैं। पता ही है आपको, हर 2 साल में बनाए जाते हैं। अब ग्लोबल ऑर्डर या वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है, एक तरह का ऐसा अरेंजमेंट है पावर और अथॉरिटी का, जिसमें कि डिप्लोमेसी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की ग्लोबल स्केल पे की जाती है। वर्ल्ड अफेयर में ऑर्डर का सीधा सा मतलब है एक ऐसा तरीका जिससे कि एक कंट्री अपने अफेयर्स को दूसरी कंट्री पर कंडक्ट करवाती है। ग्लोबल ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको अल्टीमेटली हमें ये पता चलेगा कि भाई चाइना, फ्रांस, रशिया, UK, US के पास ही सारी की सारी ग्लोबल पावर आपने दी हुई है। सारे डिसीजन वर्ल्ड ऑर्डर के, ग्लोबल ऑर्डर में क्या होगा, कैसे होगा, वो सारा डिसीजन यही लेंगे। तो बाकी कंट्रीज़ का क्या। फिर उसके बाद मार्जिनलाइजेशन ऑफ ग्लोबल साउथ, यानी ग्लोबल नॉर्थ तो सारी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ है, 9 टाइम मोर वोटिंग पावर्स है इनकी IMF के अंदर। ये क्या बात है भाई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर, जिसमें कि भाई सभी के लिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, उसमें ग्लोबल नॉर्थ वालों की ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू जो कि ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं। US का ही शेयर आप सोचो 16.49% है IMF के बोर्ड में, डिस्पाइट रिप्रेजेंटिंग ओनली, क्योंकि वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का खाली 4.22% दिखा रहा है, लेकिन उसका वर्ल्ड शेयर कितना ज़्यादा है सोचो। आप सोचो कितना हम डिपेंडेंट है बाहर की कंट्रीज़ में, उनके डिसीजन से हमारी लाइफ चल रही है, उनके डिसीजन से पूरा ग्लोबल ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है। उसके बाद इनइफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म है, यानी जो ये पावरफुल नेशंस हैं ये बाईपास कर देते हैं मल्टीलेटरल फोरम्स को, ग्लोबल कोऑपरेशन को हटा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रेगमेंटेड एंड इंटरेस्ट ड्राइवन ग्लोबल रिस्पॉन्स निकल कर आते हैं। US में भी सेट टू ऑफिशियली US ने क्या करा, विड्रॉ कर लिया पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से, US निकल गया, WHO से निकल गया। अब इसका असर पड़ेगा नहीं बाकी कंट्रीज़ में, क्योंकि अपनी फंडिंग वगैरह रोक देगा। अब क्या करें, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट यानी कि ठीक ढंग से आगे जा ही नहीं पाएगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा कि बहुत सारे उसके जो हमने बनाए थे पेरिस अग्रीमेंट में, सारे हमने प्रॉमिसेस किए थे, वो कैसे फुलफिल होंगे। फिर ट्रेड एक तरह का इंस्ट्रूमेंट बन चुका है जियोपॉलिटिकल पावर में। US ने क्या करा, इंडिया पे 25%, आपको पता है आज की डेट में जब हम अभी वीडियो बना रहे हैं, और आज है आपका 6 सितंबर, 50% टैरिफ लगा हुआ है गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। EU का कार्बन टैक्स हम पर लगा हुआ है। अब ये सारी असिमेट्री तो है हमारे ट्रेड रिलेशनशिप्स में।
इनको फ़ायदा, हमें नुकसान एक तरह से। तो फिर क्लाइमेट चेंज की इनिक्विटी कितनी ज़्यादा है भाई। इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री जितनी भी हैं, यूएस है, उसने 20% हिस्टोरिकल इमिशन करा है और सारा कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबल साउथ झेले। ये क्या बात हुई? 2024 में फिलीपींस ने एक्सट्रीम हीट वेव झेला, ड्रॉट झेला, हेल्थ रिलेटेड, हीट रिलेटेड डेथ झेली। उसका क्या, फिलीपींस की क्या गलती थी इसमें, बताओ। फिर टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज डिवाइड की प्रॉब्लम है। 100 कंपनीज हैं, यूएस और चाइना की हैं, बाकी वर्ल्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। सारी की सारी पावर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन किसके हाथ में? यूएस और चाइना के हाथ में। तो आप देखो, इसी वजह से कहा जा रहा है कि ग्लोबल ऑर्डर जो है वो फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। समझ आया पूरा पॉइंट? कि एक तो हमारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन अनइक्वल रिप्रेजेंटेड है, एज वी हैव आस्क्ड कि भाई P5 जो कंट्रीज़ हैं वो खाली उन्हीं के पास परमानेंट स्टेटस एंड वीटो पावर है। ग्लोबल साउथ मार्जिनलाइज्ड है, मल्टीलेटरलिज्म ठीक से काम नहीं कर रहे, ट्रेड ठीक से नहीं हो पा रहा, क्लाइमेट चेंज में इनइक्विटी है, टेक्नोलॉजी और नॉलेज का डिवाइड इतना गहरा है। तो कह रहे करें क्या? सवाल तो ये उठता है कि फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर बनेगा कैसे? तो सबसे बड़ी बात कह रहा है मल्टीलेटरल रिफॉर्म लेने की ज़रूरत है। G4 जो मिनिस्टर्स हैं, यानी कि ब्राज़ील है, जर्मनी है, इंडिया है, जापान है, ये एक दूसरे की बिड्स को परमानेंट सीट के लिए कम से कम यूएनएससी में चले जाएं। समझ रहे हो बात को? फिर यहाँ पर ये नेक्स्ट कहता है डीकॉलोनाइजिंग मल्टीलेटरलिज्म, यानी जो वॉइस है ग्लोबल साउथ समिट की, जैसे इंडिया ने पूरा पोटेंशियल दिखाया कि भाई चैंपियन बनना है हमें, मोर इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर हो, तो डीकॉलोनाइजेशन ख़त्म करना होगा। उसके लिए ग्लोबल साउथ, जैसे देखो हमारा जब G20 हुआ 2023 में, तब हमने लिया ना अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाया, ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट किया कि नहीं करा? ऐसे ज़रूरत है आगे से आगे बढ़ने की। फिर हमें ये भी इम्प्लीमेंट करना होगा रियो डी जेनेरियो के डिक्लेरेशन को। 17 ब्रिक्स समिट हुआ, कहाँ हुआ बताओ कमेंट सेक्शन में, कहाँ हुआ 17 ब्रिक्स समिट? इसने बोला एआई गवर्नेंस, यानी एआई का भी सुधार ढंग से काम करना है। MIF का कोटा जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, उसको और बेटर करना है, करंट ग्लोबल रियलिटीज़ के साथ चलना है और हर किसी कंट्री के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत है। इसको सॉवरेन इंटरेस्ट कहते हैं। और इसी के साथ साथ हमें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डिजिटल और टेक्नोलॉजी के डिवाइड को कम करें, ख़त्म करें, ओपन सोर्स प्रमोट करें। जैसे इंडिया ने क्या करा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ताकि इससे क्या मिल जाए, ग्लोबल साउथ को एक ब्लूप्रिंट मिल जाए। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखो बनाने का फ़ायदा यही है कि ग्लोबल साउथ वालों को भी एक तरीका पता चल जाए कि इस तरह से हम अपना टेक्नोलॉजी और डिजिटल चीज़ों का ये कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना के। अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI क्या है? DPI बहुत ही सिक्योर इंटर ऑपरेबल फाउंडेशनल डिजिटल सिस्टम है जो प्राइवेट सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज नागरिकों को देगा ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ, सर्विस डिलीवरी होती जाए। DPI का सबसे अच्छा गाइस एग्जाम्पल है हमारा UPI, हमारा आधार डिजिटल आइडेंटिटी। ये सबसे बड़ा हमारा एग्जाम्पल है किस चीज़ का? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तो हमारा बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। DG लॉकर आपने सुना होगा, अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आप रखते हो। ये सारी इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं, इसी से हमने अपना एक ग्लोबल साउथ वालों को ब्लूप्रिंट देने की कोशिश करी है। ये एक फंडामेंटल डिजिटल सिस्टम को, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, GPS को बैकबोन बनाएगा डिजिटल इकोनॉमीज़ के लिए भी। और क्लाइमेट जस्टिस तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। क्लाइमेट जस्टिस कैसे इंपॉर्टेंट हो चुका है? क्योंकि हमें कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चलना होगा। हमें कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट चैलेंजेस को भी देखना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, तो देखो फेयर ग्लोबल ऑर्डर कब क्रिएट होगा? जब हमारे इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव हों, हमारे फिनेंस सभी के इक्विटेबल हों, नॉर्थ और साउथ में ब्लॉक ना हो, इनके बीच में बैलेंस्ड कोऑपरेशन हो, फिर जाके। और देखो इसमें भारत अभी बहुत ही इमर्जिंग पा रहा है। इमर्जिंग तरह से अगर हम गैप अपने जस्ट एंड इफेक्टिव वर्ल्ड सिस्टम में कम कर लेते हैं तो भारत एक अपना विजन जो है 2047 का, उसका न्यू इंडिया क्रिएट करने का, विश्व गुरु बनने का, वो भी सपना ऐसे ही साकार होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेसिकली इंडिया की स्ट्रैटेजी इंडियन ओशन को लेकर क्या चल रही है, समझते हैं। देखो पार्लियामेंट्री कमेटी जो एक्सटर्नल अफेयर्स की है ना, उसने एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी जिसका नाम है इवेल्युएशन ऑफ इंडियाज़ इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी लोकसभा में। अब भारत के लिए इंडियन ओशन मैटर क्यों करता है, ये समझने की बात है।
इंडियन ओशन हमारे लिए इसलिए मैटर क्यों करता है क्योंकि वर्ल्ड में हम थर्ड लार्जेस्ट ओशनिक डिवीज़न हैं। हमारी 1/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ पर होस्ट कर रही है। 2/3 वर्ल्ड का ऑयल शिपमेंट यहीं से जाता है। 90% भारत का ट्रेड इंडियन ओशन से होता हुआ जाता है। समझ में आ रहा है आपको? हिंद सागर से ही जाता है। उसके बाद इंडिया के पास 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इंडियन ओशन रीजन में। ये सभी कारण बन जाते हैं कि हम इंडियन ओशन हमारे लिए सच में बहुत मैटर करता है। अब भारत की क्या स्ट्रैटेजी है इस इंडियन ओशन को लेकर, वो है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर को आगे बढ़ाने के लिए, डॉक्ट्रिन को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन ओशन रीजन में सबसे पहले तो इन्हीं पॉलिसीज़ को लेके चल रहे हैं। मार्च 2025 में भी हमने महासागर एक किया, जिसका फुल फॉर्म है म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन को। सागर को भी हमने और ज़्यादा अब एडवांस कर दिया है। महासागर का सारा फोकस है मैरीटाइम लीडरशिप, यानी भारत चाहता है इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना। हम अपनी मैरीटाइम कैपेबिलिटी को भी यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं, ग्लोबल साउथ को यहाँ रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं, इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाना चाहते हैं और मैरीटाइम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को आगे से आगे बढ़ा के सिक्योरिटी अच्छी करना चाहते हैं। देखो, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब है कि भारत चाहता है काउंटर पायरेसी ऑपरेशंस हो। कोई भी इलीगल तरीके से अगर फिशिंग करेगा, कोई भी मैरीटाइम टेररिज्म फैलाएगा, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता हुआ पकड़ा गया, तो अब भारत वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। एक ज़रूर याद रखना गाइस, IUU का फुल फॉर्म होता है इलीगल, लिख लो आप चाहे तो, इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग एक्टिविटीज़, जिससे कि आप फिशरी का, मरीन इकोसिस्टम का वर्ल्ड वाइड इलीगल यूज़ कर रहे हो। आप इलीगल फिशिंग करके नेशनल लॉज, इंटरनेशनल रेगुलेशंस का सत्यानाश कर रहे हो। अनरिपोर्टेड, मिस रिपोर्टिंग कर रहे हो आप। बात समझ रहे हो? इलीगलिटी, अनरेगुलेशन, एनवायरनमेंट का डैमेज कर रहे हो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट डाल रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हो। तो इन सब का वजह से अब ना भारत कह रहा है कि हम इस पर एक्शन लेंगे। इंडिया ने इवन जॉइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्वेलेंस एक्सरसाइज भी करी, ताकि इन्फॉर्मेशन शेयर हो इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर द्वारा कि भाई यहाँ चल क्या रहा है। तो हम सिक्योरिटी के लिए इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। उसके बाद एंगेजमेंट विद लिटरल स्टेट्स। अब लिटरल स्टेट्स कौन से होते हैं? देखो, जैसे आपके मॉरिशस है, समझ रहे हो, जैसे आपका मॉरिशस है, या आपका ये आपका मालदीव्स है, श्रीलंका है, सारे के सारे क्या होते हैं? लिटरल स्टेट्स होते हैं। यानी लो लिटरल कंट्रीज़ वो होती हैं जो स्पेसिफिक सी या किसी ओशन को जो बॉर्डर करें, उसको लिटरल स्टेट्स बोला जाता है, पर्टिकुलरली इंडियन ओशन वाले में। यानी लिटरल स्टेट बोलो आज की डेट में ना, देखो थोड़ी भाषा सीखो आप भी। कोस्टल स्टेट को आजकल क्या बोल रहे हैं? लिटरल स्टेट्स बोल रहे हैं। यानी ऐसे नेशंस जो आपके इंडियन ओशन के आसपास हो, उनको यहाँ पर बोला जा रहा है। कंट्री जिसकी कोस्ट लाइन हो, जिसकी पर्टिकुलर बॉडी ऑफ वाटर हो, उसको बोला जाता है। समझ आ गया? लिटरल स्टेट। अब इंडिया स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशनशिप श्रीलंका, मालदीव, सीचल्स के साथ कर रहा है। डेवलपमेंट असिस्टेंस देनी हो, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, कोई मैरीटाइम, कोई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना हो, भारत सबसे पहले अपनी पार्टनरशिप को यहाँ ध्यान दे रहा है। रीजनल लीडरशिप की बात करें तो भारत मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा जा के भारत वहाँ पर अपना कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन हो और उनसे बातचीत होती रहे। फिर नेक्स्ट काम भारत आजकल यहाँ पे स्पेशली इंडियन ओशन के लिए क्या कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी पर भी भारत का बहुत ध्यान है। हम क्या कर रहे हैं? बहुत पैसा हम लगा रहे हैं अपने पोर्ट्स को डेवलप करने में, चाहे छाबर हो, चाहे श्रीलंका में हो, मॉरिशस में हो, ताकि हमारी कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बनी रहे। तो जो सागरमाला 2.0 है ना, इसमें इंडिया का फ्लेक्सिव इनिशिएटिव है कि हमारी पोर्ट एंड कनेक्टिविटी बढ़े, इनलैंड वाटरवेज बढ़े, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, हमारी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो, डिजास्टर रिलीफ हो। तो भारत बेसिकली रिलायबल फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन रहा है। तो फॉर इंस्टेंस, इन द वेक ऑफ फ्लड कॉज्ड बाय टाइफून यागी, इंडिया ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च कर रहा है, ताकि डिज़ास्टर रिलीफ मटेरियल, मेडिकल सप्लाईज म्यांमार, लाओस और वियतनाम को दिया जा सके।
अब यहाँ ये क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म इन द आयोरा। तो आयोरा का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। रीजनल ग्रुपिंग है ताकि मैरीटाइम सेफ्टी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी का हम ध्यान से सकें। और बे ऑफ बंगाल जो है ना, इंडिया लीड कंट्री है सिक्योरिटी पिलर में, ठीक है ना। उसके बाद चैलेंजेस क्या है इंडिया की स्ट्रेटजी को लेके, या थ्रेट हमें क्या आ रहा है इंडियन ओशन रीजन में। जियो पॉलिटिकल थ्रेट ही सबसे बड़ा थ्रेट है भाई। अगर आप अपनी एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर की प्रेजेंस बढ़ाओगे, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, तो श्रीलंका, मालदीव, चाइना का वैसे ही दर्द होने शुरू हो जाएंगे इनके चेस्ट में। तो ये अपनी फुटप्रिंट अगर हमारी बढ़ेगी तो फिर इनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट इम्पैक्ट ना पड़ जाए तो ये भी अपनी बढ़ाएंगे, समझ रहे हो। तो आइलैंड जो स्टेट्स होते हैं ना, वो अपनी पार्टनर्स को हेज करते हैं। एक चैलेंज होता है ये इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंगेजमेंट करने में, क्योंकि सिक्योरिटी बढ़ाओ तो फिर ये इकोनॉमिक एंड उसमें सवाल पूछने लग जाते हैं कि आप इतनी क्या सिक्योरिटी बढ़ा रहे हो बार बार, समझ रहे हो। आप बार बार, आपका नेबर ऐसा है, आपको पता है ये तंग करने वाला है, बार बार चेक करते रहते हो ना कि दरवाज़ा खोल खोल के कि भाई कुछ कूड़ा तो नहीं फेंक रहा है, कुछ तो नहीं कर रहा, गाड़ी के पहियों में से कहीं हवा तो नहीं निकाल रहा, समझ रहे हो। तो वो चिड़पन होगा ना, उसको चिड़चिड़ा हो जाएगा कि ये क्या है, बार बार ही करता रहता है। तो ऐसा भी प्रॉब्लम है। फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी की दिक्कत है कि रीजन में ना पायरेसी या आपका टेररिज्म इलीगल ये बहुत ज़्यादा हो चुका है एक्चुअली। यहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग बहुत हो रही है, और भारत के लिए ये बड़ी चुनौती है कि कितना ध्यान रखेंगे और कैसे इन सबको दूर करेंगे। मतलब हर तरह की प्रॉब्लम है, देखो पायरेसी की दिक्कत है, टेररिज्म की दिक्कत है, इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग हो रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, स्मगलिंग, इतना कुछ है, सोचो आप। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी का गैप बहुत ज़्यादा है। इंडिया के जो की पार्टनर हैं, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है। तो वे फॉरवर्ड में यहाँ कह रहा है टेलर्ड स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान, यानी भारत जो है उसको क्या चाहिए कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट करे। यानी जितने भी हमारे 35 लिटरल स्टेट या कोस्टल स्टेट्स हैं, उनका की फोकस होना चाहिए मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्लाइमेट से कैसे लड़ना है, रेजिलिएंट कैसे बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है। तो भारत उनको ना ये समझाए, भारत उनको ये ना बोले हम सिक्योरिटी अपनी टाइट कर रहे हैं, ये सब उससे चिढ़ जाएंगे वो। उसमें आप उन्हें इंगेज करो कि देखो यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी की ज़रूरत है, रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, टेररिज्म फैल रहा है, और क्लाइमेट भी हमें ध्यान में रखना ही है ना, इस हिसाब से बनाना पड़ेगा। फिर इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन, यानी एक इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स बनाओ डेडिकेटेड, ताकि साइलो जो भी डिसीजंस हो बड़े फास्ट और कोऑर्डिनेटेड वे में हो, और अब इंडिया अपने इंटरेस्ट को ज़रूर ध्यान में रखे। फिर इंटीग्रेट करना है इंडियन ओशन एंड इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ को, यानी यूनिफाइड करो आप क्या, इंडियन ओशन इंडियन पैसिफिक दोनों ले आओ। जितने भी ये मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है, क्वाड है, IORI है, आसियान है। अभी आसियान के बारे में तो मैं आपको पढ़ाने भी जा रही हूँ, क्वाड के बारे में तो आप जानते ही हो। क्वाड एक तरह का कैसा प्लेटफॉर्म है, क्वाड बेसिकली 4 कंट्रीज़ का क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म है। US, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये एक इन्फॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है जहाँ पर 4 मैरीटाइम डेमोक्रेसीज फ्री, ओपन, प्रॉस्पेरस एंड रिजिलियंट इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के साथ काम करती हैं। 2004 में इसको बनाया गया था, जब देखा ना इंडियन ओशन में बहुत सुनामी हुई है तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाया गया। फिर ये ग्रुप बीच में उधर उधर हो गया था। फिर जब देखा गया चाइना की बहुत मिलिट्री बिहेवियर बड़े असर्टिव हो रहे हैं, तो हमने फिर 2017 में फिर इसको बनाया, समझ रहे हो। तो इसी में फिर आपका आता है आयोरा वाला ग्रुप, भी आपको पता होना चाहिए। आयोरा मेंबर स्टेट्स की अगर बात करें तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, 23 मेंबर स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कॉमोरस, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, तो 23 इंडियन स्टेट्स हैं इसमें, 23 मेंबर स्टेट हैं इसके अंदर। और ये सारी कंट्रीज बेसिकली इनका काम क्या है, ठीक है ना। टॉप 24 वगैरह अभी मेरे ख्याल से इसका मीटिंग भी अगर आपको पता हो, याद हुआ था तो वो भी हुआ था। इसका जो आपका ना मॉरिशस में आपको इबिन के अंदर आपको इसका आयोरा का हेडक्वार्टर्स मिलेगा। इस बार की जो इसकी थीम है वो भी यही थी, सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो ये आपको याद होगा मई के अराउंड ना इसकी 24 समिट चल रही थी, तब ये हुआ था। फिर उसके बाद ग्रीन महासागर, यानी आप ना इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को रीजनल स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ दो। इकोसिस्टम प्रोटेक्शन की बातें करो, आप पोल्यूशन रिडक्शन की बातें करो, डिजास्टर रिस्पॉन्स, देखो बड़ा ज़रूरी है, सिर्फ बातें वाली बात नहीं है, इस पे सच में काम होना बहुत ज़रूरी है। सबको ग्लोबल कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों पे। फिर स्ट्रेंथन करो मैरीटाइम स्ट्रैटेजी को, यानी इंडिया के मैरीटाइम डेटरेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। एडवांस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट सर्वेलेंस करो, ये तो आपको लगाना ही पड़ेगा, बिना इसके तो आपका काम नहीं चलने वाला।
ठीक है। अब इंडियन नेवी का रोल क्या होगा? इंडियन नेवी के रोल के लिए आप बोलो पर्सनल ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट दो, और ये भी ध्यान रखो नेवल फोर्सेस को भी जो आप मॉडर्नाइज करने की बात कह रहे हो ना, वो भी इंडिजीनियस डेवलपमेंट हो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत। और इंडिया के कल्चरल फुटप्रिंट को बढ़ाने की भी ज़रूरत है, यानी फंडिंग इंडियन मिशन की इंक्रीज़ कर दो आप। कल्चरल सेंटर्स, आर्ट परफॉर्मेंस, हेरिटेज प्रमोशंस, ये सब। तो इंडिया की जो पॉलिसी है इंडियन ओशन रीजन में, वो सिक्योरिटी और रीजनल कोऑपरेशन की बात है, स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात है, ताकि ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी बढ़ती रहे और इंडियन ओशन एक क्या बन जाए? फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव स्पेस बन जाए, और हम यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी के बेसिस पे चल पाएँ। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन सेंट्रलिटी के बारे में। अब याद रखना, एसोसिएशन ऑफ जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन सेंट्रलिटी है, ये अंडर ग्रोइंग स्ट्रेन फ्रॉम ग्रेट पावर राइवलरी हो रही है, ट्रेड टेंशंस हैं, एक शिफ्ट हो रहा है ऑर्डर का, बोल्ड रिफॉर्म चाहिए, डीपर पार्टनरशिप चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में। अब अगर आसियान की बात करें गाइस, तो ये 1967 बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। अब ये कैसे आसियान आया था? आसियान आया था बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन कर कर आया था। एम क्या है इसका? रीजनल इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोग्रेस को एक्सलरेट करना, पीस प्रमोट करना, रूल ऑफ लॉ स्टेबल करना, कोलैबोरेशन करना, एजुकेशन, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। 10 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, सारे इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। आसियान समिट क्या है? हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है आसियान में, ठीक है। आर्टिकल 1.15 क्या है? आसियान चार्टर जो पूरा एम्फोसाइज कर रहा है कि जितनी भी ग्रुपिंग है उसका जो प्राइमरी गोल है वो क्या है? टू अपहोल्ड द सेंट्रलिटी एंड एक्टिव रोल ऑफ आसियान, एक मेन ड्राइविंग फोर्स है। अब रेलेवेंस क्या है आसियान की सेंट्रलिटी की इस रीजन में? तो सबसे बड़ा रेलेवेंस आसियान का है कि ये सिक्योर और बहुत ही स्टेबल है। आसियान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बड़ा सिक्योर है, बड़े टाइम से चल रहा है, बड़े काम कर रहा है, चाहे मैरीटाइम हो, सिक्योरिटी डायलॉग की बात हो, अच्छे से कर रहा है। फिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, भाई रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक उससे भी जुड़ा हुआ है, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक उससे भी। फिर नॉन बिल्डिंग ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, विद मेजर पावर्स लाइक चाइना, यूएस एंड रशिया ऑल्सो बिकमिंग सिग्नेटरीज। अब थ्रेट क्या है आसियान की सेंट्रलिटी को? तो ग्रेट पावर राइवलरी का प्रॉब्लम है, यानी यूएस और चाइना का कंपटीशन रिस्क बहुत ज़्यादा है। इससे आपकी रीजनल यूनिटी पर भी असर पड़ रहा है। यूएस के टैरिफ्स की बात करें तो डिस्टेबलाइजिंग द इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। फिर ओवरलैप होना रीजनल आर्किटेक्चर्स का, जो क्वाड है, ऑकस है, आसियान की प्रॉब्लम इसमें आ रही है। फिर इंटरनल डिवीजन में कह रहा है कि वियतनाम बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर डाल रहा है आसियान के मेंबर्स को चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए, जबकि कंबोडिया है अलॉन्ग विद लाओस है, ये बहुत ज़्यादा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है कि जब लोन मिलेगा चाइना से तो हम बनाएंगे। अब आसियान को दिक्कत है ना इस चीज़ से, भाई कितना क्या इनके पीछे पड़े हुए हो। फिर क्रेडिबिलिटी क्राइसिस ऑन द म्यांमार क्राइसिस, आसियान हैज़ टू स्ट्रगल 5 पॉइंट कंसेंसस पे वो लड़ रहा है। फिर आसियान का सेक्रेटेरिएट लिमिटेड रिसोर्सेज वगैरह हैं। अब ऐसा क्या करें टू स्ट्रेंथन आसियान सेंट्रलिटी? तो सबसे बड़ी बात है अपग्रेड आसियान। आसियान को कहा जा रहा है कि भाई अपने कम्युनिटी विजन 2045 जो है ना आपका, उसको एक तो आप आगे से पूरा प्लान करो, पूरे राइट डायरेक्शन में प्लान करो, कोऑपरेट करो लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ। यू सीक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद आसियान, ताकि जितने भी मेंबर्स हैं उनका प्रेजेंस एक्सपेंड हो सके। फॉर्मल कंसल्टेशन, जैसे आपका ग्रुपिंग है, क्वाड है, जॉइंट इनिशिएटिव जो आपने लिया हुआ है, इस पे काम हो सके। क्लोजर पार्टनरशिप विद इंडिया, इंडिया शेयर्स आसियान इंटरेस्ट इन एनहांसिंग रीजनल ट्रेड, क्योंकि देखो भारत का भी इंटरेस्ट है और भारत को इनको इंटरेस्ट है, आसियान को भी भारत के साथ इंटरेस्ट है कि भाई हमारी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होना और रीजनल स्टेबिलिटी के साथ भारत के साथ आसियान चाहता है रिलेशनशिप में रहना। समझ रहे हो? तो हाउ कैन इंडिया डील शिप विद आसियान सेंट्रलिटी? इंडिया कैसे डील करे? तो इंडिया को सिंक्रोनाइज करने चाहिए अपने एफर्ट। इंडिया आप देखिए कि आसियान के और ऐसे कौन से मैटर हैं, ऐसे इंडो पैसिफिक कंसर्न के लिए जा सकता है, ब्लू इकॉनमी अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकता है, और दूसरे रिलेशन बिम्स्टेक, इन सब से अपने रिलेशनशिप्स को आगे एक्सप्लोर कर सकता है। समझ रहे हो? तो आसियान इंडिया टूरिज्म, आसियान इंडिया ट्रेड, इन सब में आप आगे से आगे बढ़ो आप। तो कंक्लूजन में कह रहा है कि देखो आसियान एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशिया की,
रीअसर्ट कर रहे हैं हम सेंट्रलिटी साउथ एशियन डेवलपमेंट प्रोग्रेस की, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर स्टेट्स को आगे बढ़ा सकें, स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस को, एक्सटर्नल पावर्स को कैसे हैंडल करना है, टू अवॉइड बीइंग स्वेड बाय, क्योंकि देखो बाहर की जो कंट्रीज आएंगी अगर ये दबाव डालेंगी तो एक्सटर्नल पावर्स को रोकने के लिए भी तरीका क्या होता है कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन अपने रिस्पेक्टिव मेंबर्स के साथ कमिटेड रहें, अपनी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के साथ आगे बढ़ें। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में चलते हैं, तो पहला है इंडिया फिलीपींस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो फिलीपींस और इंडिया जो है ना, उसने फॉर्मली अपने बायलेटरल टाइज को क्या करा है, एलिवेट करा है, ताकि स्ट्रेटेजिक प्लान जो है, प्लान ऑफ एक्शन 2025 से लेके 29 तक आगे से आगे बढ़ता जाए। तो 75 ईयर्स डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट हुए, 949 में हुआ था, ताकि भारत लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी आगे से आगे बढ़ पाए। इंडिया फिलीपींस रिलेशंस ओवरव्यू की बात करें तो बायलेटरल ट्रेड जो है वो हमारा $3.05 बिलियन तक हम चाहते हैं कि एक्सीड हो जाए। पीपल टू पीपल टाई देखो, हमारा 1.2 लाख इंडिया जो है वो फिलीपींस में रहता है। रीजनल सिक्योरिटी हम चाहते हैं इनकी बनी रहे, फोकस हमारा ये है कि इनके साथ हम ब्लू इकॉनमी पे भी उतरें, तो काफ़ी हमारे लिए देखो इम्पॉर्टेंट है। डिफेंस पार्टनरशिप भी हम इनके साथ कर रहे हैं। फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस दिया, पता है आपको, पहला फॉरेन बायर जिसने हमसे ब्रह्मोस लिया है, $370 मिलियन में हमने इनको दिया है। और चाइना के असर्टिवनेस को साउथ चाइना सी से ख़त्म करने के लिए, फिलीपींस अपनी सोवेनिटी बचाने के लिए भारत के पास आएगा ही आएगा, समझ रहे हो। तो अपनी क्लोजर कोऑपरेशन बढ़ाओ, समझ रहे हो ना, हर चीज़ का फ़ायदा तो लेना ही होता है ना। रूल बेस्ड ऑर्डर, फिर इंडो पैसिफिक विजन, यानी इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंडो पैसिफिक आउटरीच है, उसमें भी फिलीपींस बहुत बड़ा की प्लेयर है। तो इंडिया फिलीपींस के रिलेशंस बहुत ही स्ट्रैटेजिक हैं। अगर हम कोलैबोरेट कर गए ना साइबर इकोनॉमिक्स मैरीटाइम में, कमाल कर जाएंगे, और भारत का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो भी इन्हेंस होगा। और हमें देखो दोनों को ही एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है। दोनों कंट्रीज शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी पे चलें, PSS पे चलें, यानी प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, UN का इंडिया ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। इंडिया ने लॉन्च करा UN अंडर ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर एशिया, अफ्रीका एंड कैरिबियन कंट्रीज़। ये है क्या, इंडिया और UN ने जॉइंटली लॉन्च किया था इसको सितंबर 2023 में, ताकि भारत डेवलप कर सके। ग्लोबल साउथ की एक्सपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए भारत ने, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ताकि अचीव हों, उसके लिए किया है ये। तो इसमें ना इम्प्लीमेंट इसको करेगा न्यू UN इंडिया SDG कंट्री फंड है ये। इसमें इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये दोनों मिलकर इसको फंड को लेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना, ताकि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज आगे से आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के ऊपर। कंट्रीज देख लो, ये सारी की सारी बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, रशिया, सारे इसके पार्ट हैं। अब इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ने रिसेंटली टर्म्स ऑफ रेफरेंस ट्रेड डील को साइन करा है, फॉर्मल कमेंसमेंट किया है कि हम जी FTA करेंगे, ताकि हम ना लॉन्ग टर्म में अपने ट्रेड को बढ़ा सकें। अब FTA या आप कहो कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का जो ये चाहते हैं कि ट्रेड वगैरह बढ़े, वो है क्या बेसिकली, इसके बेनिफिट क्या है इन कंट्रीज़ को। सबसे बड़ा बेनिफिट है ट्रेड एक्सपेंशन होगा। भाई अगर आप ट्रेड पोटेंशियल को बढ़ाओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, तो भारत को भी फ़ायदा है। बायलेटरल टर्नओवर ही सोचो आप, 2024 में ही $69 बिलियन पहुंच गया था, 69 अरब सोचो आप। फिर मार्केट एक्सेस बढ़ेगा, इंडियन एक्सपोर्टर्स को, वैसे ही हम US के टैरिफ से परेशान है, डाइवर्सिफाई नहीं करोगे, नए सेक्टर, नई जोग्राफी में जाने की ज़रूरत है। तो अपनी भारत को नॉन जितने भी हमारे MSME सेक्टर है ना, उसको बहुत बूस्ट मिलेगा, जितने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाले लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। और EU जो है उसके बाद अबेंडेंट, आप समझ रहे हो, EAEU, यानी कि आपका जो टॉपिक है बेसिकली ये क्या है, ये टॉपिक है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। अगर आप इनके साथ रिलेशंस बनाओगे तो इनके पास नेचुरल रिसोर्स बहुत हैं, इनके पास एनर्जी बहुत है। रशिया के पास ही 35 से 40% इंडिया का टोटल ऑयल है जो वो इम्पोर्ट करता है। स्ट्रेंथन है, और हमारे रशिया के साथ तो है रिलेशन अच्छे, मल्टी अलाइनमेंट करते हैं हम। तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 2014 में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ट्रीटी से बनाई गई थी, ताकि जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके गुड सर्विसेज आराम से क्या हो पाएँ, फ्रीली मूव कर पाएँ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी के बारे में। तो रशिया ने अभी ऑफिशियली क्या कर दिया, एंड कर दिया कमिटमेंट इससे।
रशिया ने कहा रिसेंटली यूएस मिलिट्री एक्शन ले सकता है, तो हम तो भैया ऐसा है रिपोजिशन कर रहे हैं, दो अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स क्लोजर टू रशिया डिप्लॉय कर रहे हैं, टाइफून मिसाइल सिस्टम इन फिलीपींस वगैरह, क्योंकि हमें तो लग रहा है इनसे डर। अब इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी है क्या? ये यूएस और सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर जब था ना 1991 के बाद बना ना रशिया, तो उसके पहले तो यूएसएसआर था, इनके बीच में हुई थी 1987 में, ताकि हम ना डिस्ट्रक्शन करेंगे ऑल ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल को, जिनकी रेंज 500 से लेके 5000 किलोमीटर तक है। ये पहली मेजर एग्रीमेंट है जिसमें हमने सोचा न्यूक्लियर आर्सेनल्स को रिड्यूस करने का, रिमूव करने का एंटायर क्लास ऑफ वेपन्स को। तो आईएनएफ बेसिकली वीकेन करता है। कब वीकेन हुआ? आफ्टर द यूएस जब 2019 से इससे विड्रॉ कर गया। तो उन्होंने कहा हम क्यों रहे फिर। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल पर? भाई ब्रेक डाउन होंगे आर्म्स कंट्रोल, ट्रस्ट ख़त्म होगा, फ्यूचर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मूवमेंट ख़त्म हो जाएंगी, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और भी कंट्रीज़ को मिलेगा, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी आएगी कि भैया कब न्यूक्लियर कौन फोड़ दे, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स वापस से आ जाएगी। उसके बाद सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा है, ग्लोबल आपका न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, तो इससे आपको बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी की वजह से आप सोचो वापस से कोल्ड वॉर। अब की हमारे पास बड़ी सारी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी हैं न्यूक्लियर को, चाहे एनपीटी हो 1970 में आई न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, सॉर्ट हो, स्टार्ट हो, टीपीएनडब्ल्यू हो, ये सारी ट्रीटी इसीलिए आई ताकि न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल हो पाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अर्मेनिया और अजरबैजान में पीस एग्रीमेंट करवाया है किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट्स ने, क्योंकि डील थी कि भाई हम ये एंड ऑफ डिकेड्स तक ख़त्म करेंगे दो साउथ कॉकसस कंट्रीज़ का प्रॉब्लम। तो सबसे पहले देखो इसका की प्रॉब्लम क्या था, डील क्या हुई है कि हॉस्टिलिटी ख़त्म हो जाएंगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहेंगे। ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बनाया गया है, नया ट्रांजिट रूट है अजरबैजान नाक्शिवन अर्मेनियन टेरिटरी को रूट किया गया है। यूएस का एक्सक्लूसिव डेवलपमेंटल राइट्स हैं यहाँ पर। अर्मेनिया और अजरबैजान की बात करें, इनकी लोकेशंस को ध्यान में रख लेना आप। बोथ कंट्रीज़ को साइन करवाया सेपरेट एग्रीमेंट एनर्जी टेक्नोलॉजी को लेकर, और यहाँ पर देखना अर्मेनिया अजरबैजान एक मिनली है, किसके ऊपर लड़ते रहते हैं ये? नगर्नो काराबाख। ये अजरबैजान के अंदर है, माउंटेनस रीजन है, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन अर्मेनिया की है, इसीलिए सारा स्यापा जो इनके बीच में है या सारी दिक्कतें हैं इनके बीच में वो इसी रीजन को लेकर है, बेसिकली नगार्नो काराबाग को लेकर है कि पॉपुलेशन यहाँ अर्मेनियन रहती है, जोग्राफिकली अजरबैजान में है। 1980 में नगार्नो काराबाग अजरबैजान से लड़ने लगा कि भैया हमें अर्मेनिया का सपोर्ट मिल रहा है, हम जा रहे हैं। फिर इनको इंडिपेंडेंस दिलाई सोवियत यूनियन ने, फिर डिस्प्यूट फिर चलता रहा, अजरबैजान ने फिर पूरा कंट्रोल 2023 में ले लिया। ठीक है, तो इंडिया का इंटरेस्ट इसलिए है सपोर्ट पीस डील में क्योंकि ना इससे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ये होगी कि अर्मेनिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ हमारी फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन है। अजरबैजान हमारे साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर में है, भारत और रशिया को कर रहा है, तो अजरबैजान उसके बीच में पड़ता है, तो हमें दोनों ही कंट्रीज़ की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पीस होना बहुत ज़रूरी था, हमारे लिए भी बड़ा ज़रूरी था। नेक्स्ट ईयर भी आपको पता चला होगा जब मंथ अगस्त का चल रहा था तो अलास्का की समिट हुई थी जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और रशिया मिले थे, हैं, वहाँ पे रशिया और यूक्रेन की वॉर को सीज फायर कराने के लिए, रोकने के लिए। अब अलास्का के बारे में देखो तो ये नॉन कॉन्टिग्यूअस यूएस स्टेट है, नॉर्थ वेस्ट आपके नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के एक्सट्रीम में पड़ता है। ये यूएसए ने खरीदा था फ्रॉम रशिया एज पर अलास्का ट्रीटी 1867 में। मैरीटाइम जो बाउंड्रीज है ना, ब्यूफोर्ट सी या गल्फ ऑफ अलास्का, ये चुक्ची सी, बेरिंग सी, ये सारी इसकी बाउंड्रीज़ हैं। तो नदर्न लाइट ऑरोरा बेलीज यहाँ पे चलता है, विजिबल होता है अलास्का में। नियरली 1/3 जो यहाँ पर स्टेट है वो आर्कटिक सर्कल का पार्ट है। 85% जो अलास्का का है वो बर्फ़ से ढका रहता है, परमाफ्रॉस्ट रहता है। ठीक है, ये जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। फिर आता है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। तो इंडिया यहाँ पे चेयरमैन बना है, 23rd अभी थाईलैंड में चल रहा था, 1977 में आई है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर दिस। अब ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कुलालमपुर में इसका आपको सेक्रेटेरिएट मिलेगा। इसका काम क्या है देखो, 92 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं 45 कंट्रीज़ के। अब इंडिया इसका पार्ट इसलिए है क्योंकि प्रसार भारती जो इंडिया का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है उसके अंदर ये आएगा। अब इसका काम है वाइब्रेंट एंड कोहेसिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एग्रीमेंट बनाना एशिया पैसिफिक रीजन में, इसलिए बनाया गया। ठीक है, अब बड़े सारे इलाके इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट में रहे वर्ल्ड के, तो आपको इसमें डाल दिया गया है। एरिया जो कॉन्फ्लिक्ट में रहा वो था गाजा, खान यूनिस, ये सारे इलाके।
क्यों गाज़ा इतने कॉन्फ्लिक्ट में है? क्योंकि यूएन ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि भैया 2025 में तो यहाँ पर सूखा ही पड़ गया है, 500,000 लोग बेचारे भुखमरी का शिकार पड़ गए हैं। इसराइल जो है ब्लॉकेड ख़त्म नहीं कर रहा है और उसकी वजह से हमास अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग मैटर है। अब गाज़ा है कहाँ? गाज़ा पट्टी जो है बेसिकली एक स्मॉल कोस्टल स्ट्रिप है, ठीक है ना, मेडिटेरियन सी के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, इसराइल को बॉर्डर करता है ये नॉर्थ से, ईस्ट से, और इजिप्ट को। 2.2 मिलियन यहाँ पे लोग रहते हैं अमंग द क्राउडेड प्लेसेस। नेक्स्ट आपका आता है सूडान। सूडान में ये सारे जो इलाके हैं ना, सूडान के डारफर, खरतौम, ये सारे इलाकों में सिविल वॉर है। क्या है? सिविल वॉर। आपस में खूब लड़ाइयाँ चल रही हैं इनकी, आर्मी के बीच में, पावरफुल पैरामिलिट्री ग्रुप्स में, रैपिड सपोर्ट पुलिस, बड़ा लड़ाइयाँ झगड़ा। अब है कहाँ है ये? नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में है ये। इजिप्ट से बॉर्डर करता है, रेड सी से बॉर्डर करता है। आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज पता होनी चाहिए। 3rd लार्जेस्ट कंट्री है ये अफ्रीका की, नील रिवर यहीं से जा रही है, सूडान से ही। नेक्स्ट है यूक्रेन का इलाका। वो तो 2021 से ही आप सुन रहे हो प्रॉब्लम, ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस बड़ी ख़राब है यहाँ पर, रोक रही हैं वॉर्स वगैरह। अब ये देखो बॉर्डर किसको करता है? रशिया ब्लैक सी को करता है। निपर रिवर है, कार्पेथेनियन माउंटेन्स हैं यहाँ पर, क्रिमिनियन माउंटेन्स हैं यहाँ पर। अब आता है डीआरसी के ऊपर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे ऐसा क्या हो गया भाई? कॉन्गो में तो आप समझ लो वॉर ऑफ द ईस्ट चल रही है, साइकिल ऑफ वॉर्स, एथनिक टेंशंस, गवर्नेंस अच्छी नहीं है यहाँ पर। इनका स्ट्रगल चल रहा है मिनरल वेल्थ को लेके। और सेंट्रल अफ्रीका में है ये, 2nd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट का। कॉन्गो रिवर यहीं से जाती है, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट यहीं पर है। कोबाल्ट है यहाँ पर, देखो जहाँ मिनरल है वहाँ लड़ाइयाँ होंगी। कॉपर है यहाँ पर, गोल्ड है, इसीलिए लड़ाइयाँ चल रही हैं कि हमारा है, तेरा है, मेरा है, ऐसी पे लड़ाइयाँ हैं। तो गाइज दिस इज़ ऑल एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस इकॉनमी सेक्शन। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे टू ऑल।